क्या आपको भी लगता है कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हो, हमारा प्रैक्टिस वेल मैनेज्ड अगर लगता है तो डोंट वरी, आज हमारे साथ एक ऐसी सक्सेस जुड़ी है जो हमारे प्रोफेशन और प्रोफेशनल के लिए कार्य कर रहे हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला या तो जो हो रहा है वो होने दो, और दूसरा कि जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई उसे बदलने की और नियमित तौर पर लगातार दौरे कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और जिस बेबाक और अपने तीखे अंदाज में अपनी बात रखते हैं, यही पंक्तियों के साथ मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि या तो बेरुखी हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को प्रोफेशनल कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। जी आपने सही पहचाना, दिस इज नन अदर देन सीए रघुवीर सिंह पूनिया सर फ्रॉम जयपुर। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू निर्भीक जी। तो सर आज जो हम बात करेंगे वही बात करेंगे जो रेगुलरली आप जो मेंबर तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लगातार आपने एक 8 डिजिट ग्रोथ की यात्रा भी आपने पूरे CARC सेंट्रल रीजनल भ्रमण आपने किया था। निर्भीक जी, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो उसको CA इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही रिग्रस प्रोसेस के तहत CA बनाया जाता है। उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज दे दिया जाता है। उसमें से करीब 60-70% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब में चले जाते हैं, बाकी 25-30% चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हैं। जो CA प्रैक्टिस में रहते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि वो अपने बॉस खुद बने, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहें। वो लोग प्रैक्टिस में रहते हैं और वो प्रैक्टिस में रहते हुए सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इस प्रोफेशन की सेवा में, अपने इस क्लाइंट की सेवा में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाते और वो श्रवण कुमार की तरह से क्लाइंटों की सेवा में लग जाते हैं और खुद का जो हिस्सा है वो अनदेखा रह जाता है, जिसे मैं बोलता हूँ कई बार कि दिया तले अंधेरा रह जाता है। इस वजह से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी हमारी एडवाइसेज से हमारे क्लाइंट्स की फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। तो सर क्या किया जाए जिससे वो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकें? 10 साल पहले जो हमारी प्रैक्टिस थी और आज हम कंपेयर करते हैं तो या तो सिमिलर है या कुछ ग्रो हुई है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, या फिर मैक्सिमम बोलते हैं कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो उस केसेस में सर आज न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हम कैसे डेवलप कर सकें? देखिए निर्भीक जी, हमारी इकोनॉमी स्पीड से बढ़ रही है। करीब हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है। पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक ग्रोइंग मार्केट के रूप में देख रहा है। अमेजोन यहाँ पर अपना व्यापार कर रहा है, टेस्ला है वो अपनी कार बेचने के लिए यहाँ आ रही है। तो हमारी इकोनॉमी में अपार संभावनाएं हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फिगर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 4 लाख से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं टोटल, जिसमें से प्रैक्टिस में करीब 1,60,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो मेरी समझ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास कैलिबर है उसके लिए हमारी इकोनॉमी में काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है निर्भीक जी, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, दैट इज ए डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, उसमें क्लासरूम स्टडी नहीं होती। तो हम लोगों में जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी वीक रह जाती है और हम हमारे प्रोफेशन को उतना मोनेटाइज नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। हमारा क्लाइंट हमारा ज़बरदस्त रिस्पेक्ट करता है। हम आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहें तो हमें बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे मिलने का टाइम मिल जाएगा। हम हमारे देश के टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना चाहें तो हमें बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे मिलने का टाइम मिल जाएगा। बस कमी सिर्फ हमारे में है कि हम हमारी सर्विसेज को उस तरह से मोनेटाइज नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो आज जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हैं वो किस प्रकार से अपनी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? देखिए निर्भीक जी, हमारी इंस्टीट्यूट का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारी इंस्टीट्यूट के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हैं, एक जयपुर में है और दूसरा हैदराबाद में है, जिनमें अभी हमारी इंस्टीट्यूट की जो कमेटी है, CMP बोलते हैं जिसको, कमेटी ऑफ मेंबर इन प्रैक्टिस, जिसके चेयरमैन अभी डॉक्टर CA रोहित रुवाटिया जी हैं,
उनकी लीडरशिप में रेजिडेंशियल कोर्स स्टार्ट हुए 3-3 दिन के। उन 3 दिन के कोर्सेज में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम आता है, क्योंकि हम में टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ, जैसे रफ़ाएल विमान है। अब रफ़ाएल विमान तो ले आए हम, उस रफ़ाएल विमान को चलाना कैसे है, तो हमें हमारी प्रैक्टिस में जो हमारा नॉलेज है उसको मोनेटाइज कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, हमें हमारे कौन से स्किल इनहेंस करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करना है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है, जिससे हमारी रेवेन्यू भी बढ़े और हमारे क्लाइंट्स की भी ग्रोथ हो, उस पर हमारी इंस्टीट्यूट काम कर रही है। जी, तो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कोर्सेज चल रहे हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वो तो मेंबर्स करेंगे ही, साथ ही ऐसी कौन सी लगती है सर ये स्किल्स में डेवलप करूंगा तब जाके जो एंटरप्रेन्योरशिप जो आज कमी जो हम झलक के बता रहे हैं कि कमी है उसको हम पूर्ति कर पाएंगे, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए निर्भीक जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पूरी इंडस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, लेकिन टाइम बदल गया, एक व्यक्ति हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें टीम में काम करना होगा, नेटवर्किंग बनाकर काम करना होगा, ताकि हम अंडर वन रूफ हर तरह की एक्सपर्ट सर्विसेज दे पाएं और हमारे क्लाइंट और इंडस्ट्री हमको हमारी फीस, मुंह मांगी फीस होगी, वो फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एक्सपर्ट लेवल की सर्विसेज हमको देनी होंगी और उसके लिए हमको टीम बेस्ड कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे हम इन हाउस हमारी टीम बिल्ड करें या हम नेटवर्किंग के थ्रू करें। बहुत ही अच्छा आपने आइडिया दिया है कि किस प्रकार हम नेटवर्किंग करके हमारी ग्रोथ स्किल्स बढ़ा सकते हैं। सर हमने स्किल्स पे काम कर लिया, स्किल्स हमने बिल्ड कर लिए, एक नेटवर्क हमने बना लिया, देन अब न्यू क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकें, कैसे उनको अप्रोच कर सकें या कैसे वहाँ तक हम पहुँच सकें न्यू इंडस्ट्री तक। देखिए निर्भीक जी, नए क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास हमारी इंस्टीट्यूट रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम एक्टिव एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इससे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं उनके बीच में और स्थापित फर्मों के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो पाता है। तो हमारे प्रोफेशन में हमें माउथ पब्लिसिटी के आधार पर ही काम मिलता है। उसके लिए सबसे पहले हमको हमारी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ब्रांड बिल्डिंग, एक हमारे पास मास्टर ब्रांड है द ICAI का, और द ICAI के अंडर में हमको हमारा एक इंडिविजुअल ब्रांड बनना पड़ेगा। इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब होता है हम हमारे सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट हैं, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी है वो बियॉन्ड द डाउट है, और कोई भी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो आंख मूंद कर हमारी सर्विसेज पे विश्वास कर सकता है। तो हमें जो मुंह मांगी फीस है वो फीस भी मिलेगी और हम हमारी इंडस्ट्री को अच्छी सर्विसेज भी दे पाएंगे। रही बात उन क्लाइंट्स को, आपने पूछा कि क्लाइंट्स को हम कनेक्ट कैसे करें। क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के लिए आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, तो आपको जिस कैटेगरी को आप कैटर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप भीलवाड़ा में जो टेक्सटाइल के क्लाइंट्स हैं उनको कैटर करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ मिलें, जुलें और उनके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इश्यूज पे बात करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार्जिन कितना मिलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वेस्टेज कितना होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब आप यार्न खरीदते हो उस समय किलो के भाव में आता है, जब आप कपड़ा बनाकर बेचते हो मीटर के भाव में आता है। तो जहाँ कन्वर्जन होता है वहाँ पर उसमें वैल्यू एडिशन, ड्रेस्टिकली वैल्यू एडिशन होता है उस प्रोडक्ट में। तो जब आप उसकी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो क्लाइंट के ये समझ में आएगा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, और वो आपको जो नॉर्मल कंप्लायंस वर्क है वो तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देगा, लेकिन वो अपनी इंटरनल ऑडिट या आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होंगे उनमें आपकी हेल्प लेगा और उन्हीं में हमें अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बताया कि नेटवर्क हमें करना है, सेल्फ ब्रांडिंग हमें करनी है। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा सर, जो आपने बताया कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है कि हम एक्सपर्टीज एक फील्ड में हो जाएं, उस फील्ड की एक्सपर्टीज के बाद में उसको अपनी जो नॉलेज है, जो स्किल्स आपकी है, उसको आप पब्लिक के बीच में रखें, चाहे वो थ्रू लिंक्डइन हो, चाहे तो यूट्यूब हो। मैं जनरली सर सेशंस लेता हूँ तो हर मेंबर को बोलता हूँ सर जो आपका नॉलेज है, पहली चीज़ तो एक फील्ड में एक्सपर्टाइज कीजिए, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाए 1 मिनट का, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, 10वीं बार जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे उसको आपको पब्लिक पोस्ट करना है। वो जो आप बोलते हैं ना कि सर मुझे में जो एक चीज़ बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप की तो कमी हमारे अंदर होती है,
सेकंड चीज़, एक और इशू आता है पब्लिक स्पीकिंग का। उस केसेस में होता है कि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, पहली चीज़ है प्रयास तो आपको करना होगा, एक बार प्रयास स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने एक बार प्रयास किया और एक बार, दो बार, तीन बार, 10वीं बार जब आप प्रयास करेंगे, वो जो परफेक्शन आप चाहते हो वो परफेक्शन आपको मिलेगा। उसको पब्लिक तक पहुंचाना होगा। आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसकी नीड को फुलफिल कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड को, अगर कस्टमर की नीड फुलफिल होगी तो वो उसको आप एग्जीक्यूट भी कर पाओगे और उसकी माउथ पब्लिसिटी जो आप बता रहे हो उसकी माउथ पब्लिसिटी भी होगी और कस्टमर को इजीली ब्रांडिंग अपनी कर पाएगा। निर्भीक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ब्रांड बिल्डिंग के टूल्स हैं। पुराने ज़माने में टूल होता था, हम आर्टिकल लिखते थे, उसके बाद में बुक्स लिखनी चालू की, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बुक्स लिखनी चालू की। हमारे चेन्नई के एडवोकेट हैं अरविंद दातार जी, उन्होंने सेंट्रल एक्साइज की पहली कमेंट्री लिखी थी शायद, और जो ही उनकी कमेंट्री लिखी उनकी प्रैक्टिस मल्टी टाइम बढ़ गई। अब आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो सोशल मीडिया पर हम नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, और नॉलेज शेयरिंग के लिए हमको हमारी इंस्टीट्यूट भी मना नहीं करती। लेकिन जो ही हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो एक दिन हमारे क्लाइंट्स तक भी वो बात पहुंचेगी, हमारे पास क्लाइंट आ जाएंगे। रही बात जो आपने कहा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, हमको प्रॉब्लम सोल्वर में 3 तरह के काम करेंगे तो हमको क्लाइंट पैसा देगा। नंबर 1, अगर क्लाइंट को कुछ गेन हो रहा है हमारी एडवाइस से। नंबर 2, हम हमारे क्लाइंट को कोई पेन है, उसके पेन में हम उसको पेन को हील करते हैं तो पैसा देगा। दुखती नस को दबाने की बात करें? नहीं, मैं पेन को हील करने की बात कर रहा हूँ, दबाने की बात नहीं है। वो पेन में है, उसके कोई नोटिस आ गया, हम उसको राइट लीगल एडवाइस देते हैं, हम पेन को हील करते हैं। और थर्ड वन है कि वो हमसे सर्विसेज लेने के बाद में उसको एक प्राउड फील होता है, स्टेटस सिंबल होता है कि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्भीक गांधी जी हैं। इस बात से, जैसे हम कहते हैं मैं रे-बैन का चश्मा पहनता हूं, तो जब आपकी प्रतिष्ठा होगी तो आपको क्लाइंट प्रीमियम फीस देगा, क्योंकि उससे उसका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। और इशू क्या लगता है मुझे सर, आप फीस की बात की तो, कि आज हम कस्टमर सर उसका कंप्लाइंस पूरा करने की फीस ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, जिस दिन हम कस्टमर का 2 पैसा उसको फायदा करा दिखाएंगे, 2 पैसा उसको कमा के दिखाएंगे, उसके वैल्यूएशन करके दिखाएंगे, आपको मुंह मांगी फीस मिलेगी। डेफिनेटली गेन, पेन, स्टेटस। मैं जब वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली जाता हूं तो मैं 800 रुपये पे करता हूं, जब मैं डबल डेकर में जाता हूं तो मैं 500 रुपये पे करता हूं। तो डबल डेकर में जाने से मेरे को गेन मिलता है, कंफर्ट मिलता है, मेरा स्टेटस बढ़ता है। लाइक दैट ये सर्विस इंडस्ट्री है, इस सर्विस इंडस्ट्री में हमें यही थ्योरी अपनानी पड़ेगी। ठीक सर, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, क्लाइंट को सर हम लेके आ गए। दिन अब आता है सर, एक तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट, उसी चीज़ को थोड़ा हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो वर्किंग स्टाइल भी हो गया, या ऑफिस मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं कि कैसे हम उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। देखिए निर्भीक जी, पहली बात हम कर चुके कि हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। सेकंड, हमें हमारा जूनियर स्टाफ डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड, आज के दिन एआई और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ेंगे और हमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम कम कॉस्ट में इफेक्टिवली एफिशिएंट सर्विसेज दे पाएँ। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हमारी इंस्टीट्यूट है वो फ्री में देती है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। हमारे स्टाफ को टेक्निकल काम की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इवन हम एक्सेल काम में लेते हैं, गूगल ड्राइव काम में लेते हैं, इवन हम गूगल कैलेंडर काम में लेना सीखें। टेक्नोलॉजी का सिर्फ हमें जनरल नॉलेज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सर 2 न्यू कमेटी भी इसमें जो बनी है, आज जैसे आप बात करें एआई की, तो एआई की कमेटी बनी है, साथ में एक जो पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनी है। 2 नई कमेटी बनी है, जो जिस प्रकार इंस्टीट्यूट को नीड लगी और मेंबर्स के बीच में है। कई सारे सॉफ्टवेयर बताया कि इंस्टीट्यूट के कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कई सारे स्कीम्स ऐसी जो मेंबर बेनिफिट नहीं उठा सके, तो उनको भी उठा के हम प्रैक्टिस में जो उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल निर्भीक जी, मैं मानता हूँ हमारी जो इंस्टीट्यूट है उस पर हमें उसके 2 रोल पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। पहला, उन्होंने हमारी एजुकेशन का काम कर दिया और हमें डिग्री दे दी। दूसरा काम, वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है। और तीसरा काम, जो ही हम कुछ गलत करेंगे या हमारी सर्विसेज में कोई कमी मिलेगी तो वो हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। इंस्टीट्यूट हमें कमा के नहीं देगी और हमें इंस्टीट्यूट से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना। इंस्टीट्यूट हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रही है, दिन और रात हमारे सीसीएम काम कर रहे हैं, तो हमें इंस्टीट्यूट से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। डायरेक्टली काम हमें इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम हमारी वैल्यू एडिशन करके, स्किल डेवलप करके, अपनी खुद की ब्रांड बना के वर्क हमें करना चाहिए।
निर्भीक जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, काम की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रोफेशन में इतना काम बिखरा हुआ पड़ा है, हम जितना चाहें उतना काम ले सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में डबल ट्रूथ होता है। कोई कहे कि दुनिया के रिचेस्ट लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई कहे दुनिया के गरीब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर हिंदुस्तान में काम की कोई कमी नहीं है, फीस देने वालों की कोई कमी नहीं है। हमें प्रॉपरली हमारे क्लाइंट्स के गेन पेन और स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उनको सर्विसेज देनी है और हमारी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट पर रेगुलर फोकस करना है। जी सर, एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी क्यूज वहाँ से आती है, सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है सर कि फी रिकवरी का। कि हम चार्टेड क्या, दो चीज़ हमारा इतना सारी प्रॉब्लम आती है सर, एक तो हमें मना करना नहीं आता है, दूसरा मांगना नहीं आता है। तो जो फीस की रिकवरी का चैलेंज है उससे हम कैसे उभरे? देखिए निर्भीक जी, हम फीस की रिकवरी की बात तब करें जब हमने उसके लिए एफर्ट किए हों। पहली बात, हम फीस डिसाइड नहीं करते, मांगना नहीं आता। दूसरी बात, हम मांगते ही नहीं है। और इसका तरीका यह है कि हमें पहले तो फीस डिसाइड करना सीखना पड़ेगा और फिर हमारा सबसे जूनियर मोस्ट स्टाफ या हमारा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ेगा जो फीस रिकवरी का काम करे। और नए क्लाइंट्स आते हैं, उनसे आते ही सबसे पहले उनका काम शुरू करने से पहले उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाए, उनको फीस बताई जाए और उनसे राइटिंग में जो वो हमारा एक अपॉइंटमेंट लेटर लिया जाए और जो फीस टाइम पर नहीं दे उसका काम हम न करें। और अभी तो भारत सरकार ने भी एमएसएमई को इतनी प्रायोरिटी दे रही है। हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है ये भी एमएसएमई फर्म्स हैं और उनकी रिकवरी के लिए 45 डेज का प्रावधान एक्ट में भी है। स्टैट्यूटरी भी राइट है हमारा विद इन टाइम फीस लेना। बिल्कुल, वो कहते ना कि सर हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए मिठाई की दुकान पे गए तो चाट होगा सर, बार्गेनिंग नहीं होगी, लेकिन चाट नहीं है तो यार 420 रुपीज़ किलो है, ठीक है ना सर, 400 लीजिए ना। तो कहीं ना कहीं वो इशू रहता है सर, चैलेंज। तो आप क्या मानते हैं इसको, क्या ऑफिस में चार्ट होना चाहिए, साथ ही क्या डिस्प्ले भी होना चाहिए? देखिए निर्भीक जी, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, सरकार भी हर जगह ट्रांसपेरेंट है, तो हम जितने ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतनी हमारी क्रेडिबिलिटी बेटर रहेगी। जब दुनिया के हर प्रोडक्ट, हिंदुस्तान के हर प्रोडक्ट पे उसकी एमआरपी लिखी हुई है तो हमारी प्राइस क्यों नहीं फिक्स हो। और दूसरी बात, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसकी प्राइस हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्च का केस हो गया किसी क्लाइंट के, तो उनसे हम पहले एक फर्स्ट मीटिंग की फ़ीस डिसाइड करें और उस मीटिंग की फ़ीस, जो फर्स्ट मीटिंग है उसकी फ़ीस एडवांस लें और उस मीटिंग में काम डिस्कस करने के बाद में सबसे पहले हम हमारी फ़ीस डिसाइड करें और फीस की रिकवरी कैसे होगी वो टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड करें, तो हमें फ़ीस टाइम पर मिलेगी। सर एक और चीज़ मुझे आती है इसमें कि क्या हमारी जनरली प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम कंसल्टेंसी की फ़ीस रेज नहीं करते। जो सबसे बड़ा लूपहोल मुझे लगता है कि सर आज सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस बन सकती है जिसका फ्यूचर है वो है कंसल्टेंसी, लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग। हम अभी तक क्या कंप्लाइंस करते हैं, कोई मान लीजिए किसी एक कंपनी के सीएफओ से मेरे से मिला है, मान लीजिए कि ये सीएफओ है इस कंपनी XYZ कंपनी से हैं, तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, सर मैं TDS रिटर्न दे दीजिए, आपके GST दे दीजिए, सर टैक्स दे दीजिए। हमने कभी उनसे नहीं मांगा सर आपकी इंट्रोड दीजिए, हम आपकी GST कंसल्टेंट अपॉइंट होना चाहते हैं, राइट, हम आपके इंट्रोड अपॉइंट होना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं मांगी। तो उस कंसल्टेंसी के बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए निर्भीक जी, हमारे दो काम हैं। एक काम है सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन में जिस तरह के नफरा और रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं तो हमें सर्टिफिकेशन के काम पर तो एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। हमारी एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमको, जिससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कम्पीट कर सकें। दूसरा जो आपने बात की कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा स्कोप है। आज जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को अपना IPO लेके आना है तो हम उसकी कंसल्टेंसी करें, हम स्ट्रेटेजिक उसकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करें, तो उसका एक अलग ही आनंद है कंसल्टेंसी की फ़ीस का। और इवन जो छोटी छोटी कंसल्टेंसी भी लेने आते हैं जिनके रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दूसरे होते हैं और वो किसी खास फील्ड पे हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। बड़ा स्कोप है, बिल्कुल सर। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है सर, हमारी फी ग्रोथ का, हमारा शॉप भी रेंट पे रहते हैं या होम भी रेंट पे रहते हैं, तो हम एक उसमें क्लोज जरूर डालते हैं कि अब हर 2 साल में आपका रेंट इंक्रीज होगा, एक क्लोज डालते हैं रेंट इंक्रीमेंट का।
लेकिन हमारी फीस की हम बात करते हैं सर, 10 साल पहले 15 साल पहले आप काफ़ी पुराने सर प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर्स हैं, उसमें आप क्या व्यू देखते हैं सर कि क्या ऐसा कोई क्लोज होना चाहिए? निर्भीक जी, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक मेथड तो ये हो गया कि 5% या 10% ईयरली इंक्रीज, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म और है जो मैं पिछले 2-3 साल से काम में ले रहा हूँ। नॉर्मली जो क्लाइंट होते हैं हमारे, उनकी इनकम या उनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है 90% क्लाइंटों का। तो हम उसको उनके टर्नओवर के बेस पर हमारी फीस के स्लैब्स बना सकते हैं। उससे क्या होगा, जो जो क्लाइंट ग्रो करेगा हमारी फीस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और इनिशियल हम उसको फीस चार्ट दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट की फीस है, हम अप टू 1 करोड़ की अलग फीस हो गई, 1 करोड़ टू 2 करोड़ की अलग फीस हो गई, 3 करोड़ टू 5 करोड़ की अलग फीस होगी। इसी तरह से कैपिटल गेन में जितनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी अलग फीस होगी। इसी तरह से अगर कैपिटल गेन में शेयर्स के ट्रांजैक्शन है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर फीस होगी। तो हमारी उसके क्वांटम के अकॉर्डिंगली, क्वांटम का मतलब है प्रॉफिट का क्वांटम नहीं, उसके रेवेन्यू के क्वांटम के अकॉर्डिंगली हमारी फीस के स्लैब्स होने चाहिए, जैसे बैंक ऑडिट में होते हैं। तो हमारी फीस ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आपने आइडिया बताया कि डेफिनेटली हम जो 5 से 10% इंक्रीमेंट वाला क्लोज आई थिंक नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेकंड चीज आपने बताई 100% एग्री कि हम अगर हम कैटेगरी वाइज फीस को स्लेब वाइज डिसाइड करेंगे तो 100% हमारी रेवेन्यू में ग्रोथ कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, जो आपकी मुहिम है, जो आपका कैंपेनिंग है 8 डिजिट इनकम, क्या ड्रीम प्रोफेशनल्स को देखना चाहिए, और देखें अगर 8 डिजिट का तो उसको कैसे पूरा करें? देखिए निर्भीक जी, पहली बात तो 8 डिजिट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, 8 डिजिट इज ए डायरेक्शन, ताकि हमें फाइनेंशियल गोल सेट करने की हैबिट पड़े। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल की प्रैक्टिस में हमें लगभग 8 डिजिट क्रॉस कर देनी चाहिए या 8 डिजिट के नज़दीक पहुंच जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के टारगेट को अचीव करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है हमारा एक अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में घर हो, प्लस हमारे पास एक 20-30 लाख रुपए की कार हो, हमारे बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाएं, और हमारा करीब लगभग 10 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान हो, और हमारे बच्चों की अच्छे से हम शादी कर दें। बाकी हमको कोई दुनिया का बिलियनियर नहीं बनना, हम हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के टारगेट को अचीव कर लें और हम हमारी लाइफ को एंजॉय से जिएं। इसीलिए हम बिजनेस में नहीं गए, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा गेन होता है तो ज़्यादा रिस्क होती है। हमारे प्रोफेशन में हम लगभग 0 रिस्क पे काम करते हैं, तो हमें जीवन का आनंद पे ज़्यादा फोकस करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम विद एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर। तो रघु सर, थैंक यू सो मच। जिस प्रकार आपने जो प्रैक्टिसिंग के चैलेंजेस हैं उन पर प्रकाश डाला, और सर ने बिल्कुल सही बताया कि हमें वेल्दी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि 31 को क्लाइंट तो गोवा में एंजॉय कर रहा है, हम पूछे सर ओटीपी बताइए रात को 12 बजे, राइट? तो उस ऐसी लाइफ में नहीं जीनी है, वेल्दी हेल्दी लाइफ हम जिए। साथ ही और भी आपको प्रैक्टिस में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप में कमेंट कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके उस चैलेंज के ऊपर होगी, उस चैलेंज को कैसे फेस करें और उससे बाहर कैसे निकलें। तो अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।